यदि सरकार आपकी संपत्ति पर कब्जा कर ले तो क्या संविधान इसे सही ठहरा देगा? ये क्योंकि ये चुनावी दौर चल रहा है तो उसमें ये समस्याएं उठ रही हैं, कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो बात करेंगे आर्टिकल 39B की। संविधान का अनुच्छेद 39B राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है और यह राज्य के नागरिकों को की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने को लेकर बात करता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संपत्तियां छीनकर अल्पसंख्यकों में बांटने का मुद्दा छाया हुआ है। यहां हम पार्टी की बात करें तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस आम लोगों की संपत्ति छीनकर अल्पसंख्यकों में बांटने की मंशा रखती है। अब सवाल उठता है कि देश के भौतिक संसाधन किसके हैं? इस सवाल पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट चुपचाप इस सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। मूल रूप से 1992 में संपत्ति विवादों का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39B की फिर से व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस की है और यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य से यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने का आग्रह करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और इस तरह से वितरित किया जाए कि सर्वजन की भलाई के लिए सर्वोत्तम। आमतौर पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय से लागू नहीं किए जा सकते। संविधान सभा के एक सदस्य ने तो इस पूरे भाग को भावनाओं का कूड़ादान तक कह दिया, लेकिन अनुच्छेद 39B अलग है। यह अनुच्छेद 31C समर्थित है जो यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39B के तहत संसद से बने कानून अमान्य नहीं हैं, भले ही वो समानता और व्यापार की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो प्रावधानों के बीच संबंध भी एक मुद्दा है। हमें 39B और 39C की व्याख्या करते हुए इस तरह का संदेश नहीं देना चाहिए कि समाज में निजी अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं है। बेशक भौतिक संसाधन शब्द में सार्वजनिक संसाधन शामिल होने चाहिए। सवाल सरल है, क्या इसमें निजी संसाधन भी शामिल है? तो सरकार ने 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 1978 में 2 न्यायाधीशों की पीठ के हिस्से के रूप में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने माना कि सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधन 39B के अंतर्गत आते हैं। दूसरे जज ने इस मुद्दे पर कोई राय नहीं दी। 1982 में या 82 से 1996 तक इसके बाद न्यायमूर्ति अय्यर के मत को उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों में बरकरार रखा गया, जिससे यह देश का कानून बन गया। 2002 में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली 1992 में दायर याचिकाओं और सुनवाई शुरू की। इससे राज्य सरकार को अधिकार मिला कि यदि किसी आवासीय संपत्ति या संपत्तियों के 70% निवासी सहमत हों तो सरकार उन संपत्तियों को सुरक्षा और स्वच्छता के आधार पर रीडेवलप करने के लिए उसके मूल मालिकों से अपने कब्जे में ले सके। रीडेवलपमेंट के बाद संपत्ति स्वामित्व अधिकारों के साथ निवासियों को वापस कर दी जाएगी
और भवन और भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। अधिनियम के एक प्रावधान में कहा गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 39B को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। देश भर में निजी स्वामित्व वाली सभी वन भूमि का अधिग्रहण करने और इसे उन आदिवासी समुदायों के बीच वितरित करने का कानून भी शामिल है। एक उदाहरण है ये, जो जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, आंतरिक संघर्ष आदि के कारण विस्थापित हुए। ऐसे अधिनियम में अनुच्छेद 39B का संदर्भ मात्र ही इसे रद्द होने से बचा सकेगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश शासन के दौरान की तुलना में अधिक हो गई है और इसके मद्देनजर संसद संभावित रूप से एक प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर सकती है। इसके तहत एक निश्चित नेटवर्थ वाले सभी नागरिकों पर उनकी संपत्ति का 2% कर या टैक्स लगाया जाएगा। समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण कानून को चुनौती देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 31C से समर्थित 39B लागू हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 39B की व्याख्या विशुद्ध रूप से साम्यवादी या समाजवादी अर्थ में नहीं की जा सकती। उन्हें इस प्रावधान में गांधीवादी भावना नजर आई और इसलिए यह संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें अनुच्छेद 39B की अधिक सूक्ष्म व्याख्या दे। निजी संपत्ति को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन कुछ प्रकार की निजी संपत्ति को ट्रस्ट में रखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो संपत्ति का जो आम जनता में बंटवारे की बात की जा रही है, एक वर्ग से दूसरे में वर्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये बातें जो चल रही हैं ये राजनीतिक मुद्दा है, केवल इलेक्शन जीतने का मुद्दा है, आसान नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कोई ना कोई उत्तर दे, तो क्योंकि ये न्यायालय का भाग है, संविधान की बात की जा रही है और इस इलेक्शन का एक संविधान ही मुद्दा ही रहा है कि संविधान खतरे में है, कभी कुछ खतरे में हो जाता है। बस वोट बैंक की राजनीति है और न ही संविधान खतरे में है, न ही कह सकते हैं कोई भी संपत्ति का बंटवारा खतरे में है। ये सब राजनेता हैं, इनको लगता है कि भारत की जनता मूर्ख है, बस उस हिसाब से अपने वोट भुनाने के चक्कर में इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। बाद बाकी जनता समझदार है और हर संभव प्रयास करती है जनता की एक सशक्त सरकार को चुने, और वही करती चली आ रही है। और इनको मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है इस तरीके के जनता को भ्रमित करने की, जो भ्रमित कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे काम ना करें नेता लोग, नहीं तो आगे दिक्कत आ सकती है। जिस तरीके से इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी को कहा गया था कि गद्दी खाली करें, जनता आ रही है, जनता स्वयं अपना शासन संभालेगी, हमें किसी नेता पर विश्वास नहीं है, तो अपनी विश्वसनीयता को ना खोएं, इस तरीके के मुद्दों को ना उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।